हेलो, वेलकम टू फोर्ब्स एंटरप्रेन्योर। और आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस के मौके पर और आप ये एपिसोड देख रहे हैं अल्फाज़े हुनर। और हिंदी दिवस के ऊपर आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे शहर सहसराम के एक मशहूर और जाने माने साहित्यकार हसन इमाम साहब। तो आइए आज इनसे कुछ बातें करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं जो इनसे सवाल होंगे और उर्दू अदब के हवाले से। चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये अल्फाज़े हुनर का सबसे पहला इंटरव्यू है। सबसे बड़ी चीज़ की ये आज का सबसे पहला इंटरव्यू है और पहला एपिसोड भी है। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप आएँ हमारे बुलाने के ऊपर अल्फाज़े हुनर पे। तो आपसे सबसे पहला सवाल, देखिए ऐसा है कि यहाँ ये जो इंटरव्यू है ये अनस्क्रिप्टेड है, ठीक है। और इस पर हम लोग जिन बात करेंगे उर्दू के हवाले से, हिंदी के हवाले से, कई शायरों को जानेंगे, आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि उर्दू अदब के ऊपर या हिंदी ज़बान के ऊपर जो भी आज के दौर में जिस तरीके से जो हमारे नई जनरेशन है ये छूटती जा रही है, स्कूलों में उर्दू ज़बान को बंद करा दिया गया। हिंदी साहित्य होता था एक सब्जेक्ट जिसमें हम लोग कविताएं पढ़ते थे, बड़े बड़े जो है स्कॉलर्स की कविताएं, पोएट्री जो होती थी उसको पढ़ाया जाता था, बताया जाता था। तो अब ये चीज़ ख़त्म हो रही है। इस दौर को आप किस तरीके से देखते हैं? ऐसा ये मामला है कि उर्दू ज़बान का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ये एक वाकई बहुत अच्छी ज़बान है, शीरीं ज़बान है। और उर्दू ज़बान सिर्फ़ एक ज़बान नहीं है बल्कि ये गंगा जमनी तहज़ीब का नाम है। ये मोहब्बत की ज़बान है। इसमें जब भी दिया है तो मोहब्बत का पैगाम दिया है लोगों को। और ये तमाम बोली जाती है। लगभग हिंदुस्तान में जो 22 ज़बानें हैं, इस ज़ुबानों में से एक अहम ज़ुबान उर्दू ज़ुबान है जो हर जगह मुल्क के पूरे शहरों में तक हर शहरों में बोली जाती है और जानी जाती है। इसके अलावा दीगर मुल्कों में भी बहुत लोग अब इसको बोलते हैं, तरजीह देते हैं, अहमियत देते हैं, समझते हैं। और ऐसा नहीं कि यहाँ से कोई ख़त्म होने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है और इस पर काम करने की ज़रूरत है, इससे इनकार नहीं है। इस पर काम होते ही रहना चाहिए। वैसे जो हमारे आबा ने जो दिया है उसको हमको माने मुस्तकिल तौर पर पकड़ करके लेके चलना है। इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन तब क्या है कि उर्दू ज़ुबान जो है एक अपने आप को खुद मनवाने वाली ज़ुबान है। इसमें ऐसी लज्जत है कि इसके बिना लोग इसको बोलने के लिए, इसको समझने के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं। एक वाक़या मैं अपनी ज़िंदगी का बता रहा हूँ कि हमारे ही ज़िला में ये हमारे एक MP साहब जो हैं छेदी पासवान जी, तो वो बहुत पहले बिहार में भवन निर्माण मंत्री हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका इस्तकबाल करने की बात आई थी। तो हमें कहा गया था कि मंजूम इस्तकबाल यानी नज़्म में उनका इस्तकबाल करने को। तो जब मैंने उनके सामने उनका इस्तकबालिया दिया, नज़्म पढ़ी उनके इस्तकबाल में, तो वो इतना मुतासिर हुए कि अपने बगल के लोगों से, ख़ास तौर से मैं नाम ले लूँ कि सैयद इनाम साहब से उन्होंने ये कहा था, उनके दोस्तों में से वो हैं, उन्होंने ये कहा था कि यार हमें भी उर्दू ज़ुबान सिखाइए, कुछ बताइए। तो हमको जब इनाम साहब ने बताया ये बात कि यार तुमरी नज़्म पर ऐसा बोल रहे थे वो, तो हमें ये बात बहुत फ़ख्र की मालूम हुई, बहुत इस पर फ़ख्र हुआ, बहुत खुशी हुई कि चलिए एक आदमी मेरी ज़ुबान से मुतासिर हो। बिल्कुल। और अच्छा लगा, उनको मेरी ज़ुबान पसंद आई। तो ये दुनिया के तमाम बेशतर मुल्कों में बोली जाती है, समझी जाती है, मुशायरे होते हैं और इसके फैलाव की तो ज़रूरत है ही है। हमेशा काम होता रहा है। जबकि मैंने कभी मोमिन खां मोमिन का दौर था, तो कभी गालिब मीर का दौर था, तो आज कभी फैज़ अहमद फैज़ और साहिल लुधियानवी का दौर था। आज सुल्तान अख्तर और मनव्वर राना और ये नाम ले लीजिए बशीर बद्र वगैरह का भी दौर है। वहाँ से यहाँ तक तमाम लोग इसकी खिदमत में लगे रहे हैं, इसके लिए। बिल्कुल। लेकिन एक देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने बात तो सही की और बहुत तेज़ी से ये चीज़ जो है अब लोगों का रुझान हो रहा है, क्योंकि अभी नए नए शायर बहुत सारे आए हैं। अभी तहज़ीब हाफ़ी साहब जो हैं पाकिस्तान के बहुत मारूफ शायर हैं, और आपके ज़ुबैर अली ताबिश, ये भी इनकी भी नज़में काफ़ी लोग जो है युवा जो नौजवान हैं, जो एक यूथ जनरेशन है वो काफ़ी पढ़ती है। लेकिन जब वो उस चीज़ को प्रोनाउंस करती है, जब उनके तलफ़ुज़ हैं, वो जो अल्फाज है उर्दू का, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। वो उर्दू सही ढंग से बोल नहीं पाते हैं। तो
और जब अक्सर मेरी इंस्टाग्राम, जो कि सोशल मीडिया का ज़माना है, जब बात होती है ऐसे लोगों से, जैसे कि अल्फाज़ हुनर का पेज है इंस्टाग्राम के ऊपर, तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो जुड़ रहे हैं अल्फाज़ हुनर से। तो जब वो अपना शेर लिख करके भेजते हैं, तो उनके जो तलफ़ुज़ होते हैं, जब वो अपनी रिकॉर्डिंग भेजते हैं तो वो सही नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है कि उर्दू ज़बान का ना पढ़ना, बिल्कुल उर्दू ज़बान का ना पढ़ना। बिल्कुल सही। तो ये चीज़ें जो है मदरसों में पढ़ाई जाती थी पहले, स्कूलों में सब्जेक्ट होता था, उसके टीचर होते थे। लेकिन जब मैंने अपने शहर के अंदर देखा, बहुत सारे जैसे कि बड़ी बड़ी स्कूलें, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो उन स्कूलों के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो जिस भी मज़हब को, क्योंकि ज़बान का कोई मज़हब होता नहीं है, बिल्कुल नहीं, तो तमाम लोगों की ज़बानें वहाँ जो है उर्दू के टीचर नहीं हैं। तो ये चीज़ की जो कमी है, इसकी वजह से भी मतलब जो जनरेशन आने वाली, जो नई जनरेशन है, वो चाहती तो है उर्दू ज़बान को अडॉप्ट करना, लेकिन उनको उर्दू ज़बान पढ़ाने वाला कोई है नहीं, उनको बताने वाला कोई है नहीं। तो इस पर आप जो है कि आपकी क्या राय है कि चूँकि आप शहर के एक मानिंद लोगों में से आते हैं, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, तो इसको आप लोग कैसे जो है कि इसको आप इसकी कमी को पूरी करेंगे? इसमें देखिए, इसमें जो मामला है वो ये है कि वाकई ये सच है कि मदरसे से उर्दू को बहुत फ़रोग़ मिला। बिल्कुल ये सच्चाई है, इसको तस्लीम करना होगा। मदरसे में जो ज़ुबानें बताई जाती हैं, जो सिखाया जाता है, वो वहाँ लफ्ज़ की अदायगी, वहाँ लफ्ज़ के वज़न तक पर गौर किया जाता है, किसकी ये लफ्ज़ किस वज़न में, ये वही बताया जाता है। और हम लोगों को बताया गया, चूँकि हम लोग भी मदरसे में ही थोड़ा बहुत पढ़े हैं, जो कुछ भी तालीम हासिल किए हैं, तो बताया गया है। तो मदरसे से ये बात मैंने मालूम होती है कि हाँ, उर्दू ये लफ्ज़ियात की अदायगी कैसी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको ये जानने वाले की कमी तो है, इससे इनकार नहीं है कि लफ्ज़ की अदायगी में, लेकिन इसके लिए आपको वाकई सीखना, हर काम के लिए एक उस्ताद तो चाहिए ही चाहिए, और एक जगह बैठना उठना भी बहुत ज़रूरी। जैसे मतलब लाइब्रेरी का जो मामला आता है, अगर एक जगह 4 आदमी बैठता है तो वहाँ एक दूसरे की इस्लाह भी हो जाती है। इसलिए अगर वो नौजवान जो चाहते हैं, जिनको शौक़ है, जिनको जज्बा है, वो अगर शहर के लोग मिल करके एक लाइब्रेरी कायम करें और एक जगह बना दें, 1 घंटा 2 घंटा जो भी वक्त वो दें, तो उसमें लोग कभी ये आएंगे कभी वो आएंगे, तो उसमें एक दूसरे को सीखने का, जानने का और लफ्ज़ को समझने का मौका पूरा फराहम होगा। उससे तमाम नए लोगों को फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। लेकिन अब आप चलते हैं आपकी शायरी की तरफ, कि आपके दौर में, जो कि आपका जो बचपना गुजरा, तो लेकिन आपकी जो शायरी उर्दू ज़बान की तरफ जो रुझान हुआ, वो कैसे शौक़ आया कि आप आज जो है शहर में माने जाते हैं अपनी शायरी और अपने मुज़ाहिया जो है कलाम के ऊपर? हमारा शहर सहसराम जो है वो अदब का गहवारा कहलाता है। बिल्कुल, तमाम लोग यही बात को खुद तस्लीम करते हैं। और रज़ा अली आब्दी जब आए थे तो उन्होंने जब सवाल किया था, तो मास्टर फसीहुद्दीन साहब ने यह कहा था कि यहाँ की ठिकरी ठिकरी शायरी करती है। बिल्कुल। इस जुमले का इस्तेमाल उन्होंने किया था, और यही बात हम पर आयद होती है कि ये अदब का गहवारा था। मुशायरे यहाँ होते थे 1982, 84, 86, 85 में बहुत मुशायरे, ऑल इंडिया बड़े बड़े मुशायरे हुए, जिससे हम लोग सुनने जाते थे, और सुनने की वजह से दिलचस्पी हुई। और इस दिलचस्पी में हुआ ये कि फिर एक फितरत भी होती है आदमी की, वो मेरे अंदर फितरत थी कि कुछ कहने। तो जब ये टूटा फूटा माने मज़ाहिया कलाम हम कहने लगे, दिलचस्पी मेरी मज़ा से थी, तंज़ मज़ा की तरफ हम बढ़े, तो हंसाने के लिए दोस्तों में, सर्किल में कुछ ना कुछ कहने लगे अपना कलाम। कोई अगर कह गया तो उसी के बहर में कह ले, उसी पर कह ले, और कह करके सुनाते थे तो लोग हंसाते थे। तो इस तरह से 1992 में हमने एक मुशायरा करवाया अपने मोहल्ले में, बागबाई खां में, अपने शौक़ के तहत। तो उसमें मोहल्ले के लोगों का इसरार हुआ कि नहीं, आपको भी पढ़ना है, आपको भी पढ़ना है। तो इस इसरार पर हमने फिर एक उस्ताद को ढूंढा जो माहिर सहसरामी उस वक्त थे, जिंदा थे। तो उन्होंने पहली कलाम मेरा इस्लाह किया, और उस मुशायरे में हमने पढ़ा तो बहुत ही कामयाबी हमको मिली, सराहा गया, पसंद किया गया। उसके बाद बाज़ाब्तगी से हम इसको काम को एक इबादत समझ के करने लगे, यूँ कह लीजिए, और दूसरा कोई शौक़ नहीं पाल के, हमारा यही शौक़ था और हम इस शौक़ में लग गए। उसके बाद हमने मुस्तकिल तौर पर आलम परवेज़ साहब को अपना उस्ताद माना, उनसे सीखा, उनसे जाना,
और पढ़ने फिर मुताले की भी कोशिश की, पढ़ना ये सब लग गए इसमें, तो थोड़ा जानकारी होने लगी, मालूम होने लगा, और कुछ सीखने के बाद हम आज यहाँ तक आए हैं और अपना काम मुसलसल चल रहा है। तो उस दौर का कोई ऐसा किस्सा कभी आपको जो है बड़े शायर जो उस दौर के होते थे तो उनके सामने अपना कलाम पढ़ने का मौका मिला? बिल्कुल, सुल्तान अख्तर के सामने कलाम पढ़ने का मौका मिला, और उसके अलावा बेकल शाही साहब आए हुए थे, उनके सामने एक नशिस्त हुई तो उनके सामने पढ़ने का मौका मिला। इस तरह से हम पढ़े, और उसके बाद जब हम मुशायरे में बाज़ाब्ता आ गए तब तो फिर जो है ऑल इंडिया मुशायरे में जाने लगे। आसनसोल में मुज़फ़्फ़र हनफी की सदारत में मुशायरा हुआ, उसमें हम शामिल हुए। धनबाद में राहत इंदौरी, जौहर कानपुरी और दीगर हजरात, मंजर भोपाली वगैरह थे। पटने में भी जो है कई मुशायरे में हम शामिल हुए, फुलवारी शरीफ के बड़े बड़े मुशायरे में शामिल हुए। तमाम लोग बहुत अच्छे अच्छे शायर वहाँ मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में हमसे भी हमने भी अपना कलाम सुनाया, पेश किया, और पजीराई हुई मेरी, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और है, चूँकि ऐसा मतलब बातें निकल कर के आती हैं कि जो बहुत सारे जो शायर हैं, बहुत सारे कवि हैं, वो कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत ऐसी नाइंसाफ़ी होती है कि उनको स्टेज नहीं मिल पाता है, और क्या इसमें भी बहुत सारी डिप्लोमेसी चलती है? चूँकि ऐसी बातें निकल के आती हैं, होती हैं, लेकिन वो समाज की तरफ नहीं आ पाती है, वो जो है हमारे जो है पब्लिक डोमेन में नहीं जा पाती है। चूँकि बहुत से शायर हैं जो जिनका ये गिला है कि उनको उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है, वो अच्छे शायर हैं लेकिन उनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। बहुत अच्छा सवाल है आपका, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपको पूछ लिया है, और ये सही है। ऐसा होता है कि यहाँ भी जो है कुछ लॉबी के तहत कुछ लोग मार खा जाते हैं। ऐसी लॉबी है यहाँ कि अपने ही लोगों को वो सराहते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन सब ऐसे नहीं हैं, सब ऐसे नहीं हैं। अब हमें तो, मेरी तो कोई लॉबी नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन अब जो लोग जानते हैं हमें मौका देते हैं। तो इस तरह से अपना एक बात और यहाँ पे आती है कि थोड़ा सा इसमें अपने अखलाक को भी बुलंद करना होता है आदमी को। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप बहुत अच्छे माने साहित्यकार हैं, शायर हैं, इससे इनकार नहीं है, लेकिन आप अपने आप में अगर मगन है तो आपको क्यों कोई पूछे, क्यों कोई सराहे? इसलिए आपको अपना अखलाक बुलंद करना होगा, इतना तो आगे बढ़ना है। उसके बाद इंशाल्लाह ज़रूर आपको कुछ होगी और पजीराई भी होगी। अल्लाह मददगार होता है, सबकी मदद करता है। अच्छा, कोई ऐसा शेर जो आपके दिल के बहुत करीब रहा? हाँ, आपका अपना या किसी का भी? मेरा तो खैर जो है हम सुना ही देंगे, लेकिन सुल्तान अख्तर का भी शेर हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद करते हैं हम उनको। और उनके अलावा आप जैसे कि मैंने बड़े शायरों में जाइएगा तो जॉन इलिया हैं, फैज़ अहमद फैज़ हैं, इनको, साहिब लुधियानवी हैं, इनको हम बहुत पसंद करते हैं, इनको अक्सर सुनते हैं। कोई एक दो पढ़ते शेर? हैं। ये सुल्तान साहब का शेर है कि मेरी परेशानी से कायम है मेरे घर का सुकून, मुतमईन मैं हूँ तो सारा घर परेशानी में है। वाह वाह। वैसे फैज़ अहमद फैज़ को तो कौन नहीं जानता, मशहूर तो मोहताज तारुफ है नहीं, उनकी नज़में अभी आपका अपना पूरे कोई? टेस्ट में भी चला है। हमसे अपना अपना कलाम देते, दो तीन एक दो कता सुन लीजिए जी। कि एक कता पेश करता हूँ कि मिला है मौका गनीमत इनाम इमाम पैदा कर, मिला है मौका गनीमत इमाम पैदा कर, ज़रा न सोच फ़कत सुबह शाम पैदा कर, और तू क्या करेगा मेरे यार ज़्यादा पढ़ लिख कर, तू क्या करेगा मेरे यार ज़्यादा पढ़ लिख कर, पकौड़ा बेच पकौड़े में नाम पैदा कर। वाह, ये तो आपने मतलब इस दौर में जो इस दौर के हिसाब से जो है कि आपने काफ़ी अच्छा ये शेर कहा। और लेकिन अब जब बात निकल गई है तो जो है अब इस बात को हम आगे लेकर के चलते हैं। एक ज़माने में एक बहुत अच्छे शायर हुआ करते थे जिनको राष्ट्र कवि का भी के नाम से जाना जाता है, रामधारी सिंह दिनकर। उनका एक ये किस्सा है कि जब लाल किले के ऊपर अक्सर जो है गवर्नमेंट के, उस दौर में गवर्नमेंट के द्वारा जो बड़े मुशायरे कराए जाते थे, ऑल इंडिया मुशायरा, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू आए थे और रामधारी सिंह दिनकर एज अ प्रोटोकॉल उनको लेकर के जा रहे थे। तो रामधारी सिंह दिनकर और जब जवाहरलाल नेहरू साथ चल रहे थे तो जवाहरलाल नेहरू का पैर डगमगाता है सीढ़ियों पर, और रामधारी सिंह दिनकर उनको संभालते हैं, और जब संभालते हैं और फिर वो आगे चल करके स्टेज पर बैठ जाते हैं तो जो है जवाहरलाल नेहरू उनके कान में कहते हैं कि दिनकर जी, आज आपने मुझे गिरने से बचा लिया।
तो दिनकर जी का जो जवाब होता है वो शायद इस दौर में एक इतिहास की तरह जवाब है कि वो हर दौर में वो काम आता है। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब बड़ा अच्छा था कि जब जब सत्ता लड़खड़ाएगी तब तब साहित्य जो है उसको सहारा देने का काम करेगा। तो उसी से जुड़ा आपका एक ये शेर था। बिल्कुल। तो और एक दो कलाम आप अपना अगर सुना दें जो हमारे कथा सुन लीजिए कि सखियों ने कहा खुशबू तेरा यार हमेशा, सखियों ने कहा खुशबू तेरा यार हमेशा, क्यों रहता है दावत का तलबगार हमेशा, क्यों रहता है दावत का तलबगार हमेशा, और वो क्या मुझे देगा कभी अफ्तार की दावत, वो क्या मुझे देगा कभी अफ्तार की दावत, खुद करता है मस्जिद में वो अफ्तार हमेशा। वाह वाह वाह, बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये आपने आपसे काफ़ी चीज़ हमें सीखने के लिए मिली, सुनने की मिली। लेकिन एक सवाल और आखिरी सवाल है ये, चूँकि जो अभी जो दौर के जो हमारे जो सर्किल के या जो हम उम्र हैं, हमारे जैसे हमारे दोस्त, हमारे भाई, तो वो अभी किन शायर को पढ़ें कि उनके अंदर वो बेहतरी आए, चूँकि वो जो हमारे जो असबाब व अजदाद की जो विरासत है, चूँकि जो शायरी से चली एक पहचान बनी, तो अगर जो नई जनरेशन वो अपनी पहचान बनाना चाहे फैज़ अहमद फैज़ की तरह, शाहिर लुधियानवी की तरह, बशीर बद्र की तरह, तो वो किन शायर को पढ़े? ये अपने अपने रुझान की बात है, अपना अपना ख्याल जिसका होता है, हर आदमी का अलग अलग ख्याल होता है। किसी का दीनी रुझान है, किसी का और माने सियासी है, किसी का समाजी है। तो इस तरह का जिसका जो रुझान है, जिसका जो अपना ख्याल है, वो उसको अपनी दिलचस्पी के तहत पढ़ेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर दीनी रुझान है तो अल्लामा इकबाल साहब को पढ़े, उनके भी बहुत सारे माने ये कलाम हैं जो जानने से इल्म बढ़ेगा, उसको मालूमात होगी और उनको बात करने में भी आसानी होगी उनके कलाम और शेर याद कर लेने के बाद। अगर समाजी है तो फिर फैज़ अहमद फैज़ वगैरह को आप पढ़िए, उनको बहुत एक से एक कलाम मिलेगा वहाँ। फैज़ अहमद फैज़ की तो अभी नज़्म काफ़ी जो है मकबूल हुई, जो है कि हम देखेंगे। हाँ, हम देखेंगे और ये हमेशा मकबूल रही, आज से नहीं, वो बहुत पहले से ही, जब से ही आई है मंजर आम पर, ये मकबूल ही रही है नज़्म। आज के नए लड़के अभी फिर से उसको ताज़ा हो गई, ये कह लीजिए। लेकिन एक सवाल और मेरा ये है कि आखिर शायरों का दिमाग, शायरों की सोचने की समझ, उनकी दूरंदेशी ये कैसे आती है कि हर दौर में, हर ज़माने में, जब पुरानी शायरी जब हम उठा करके पढ़ते हैं, जैसे कि अभी फैज़ अहमद फैज़ का की हमने बात की कि उनका एक बड़ा अच्छा जो है कि चला, अभी हम देखेंगे। उससे पहले मैंने दिनकर के बारे में बताया, दिनकर की भी बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं। तो आखिर उनको कैसे ये चीज़ होती है, जैसे कि क्या वही आती है ऊपर से उनको? नहीं, ये वदियत तो है, ये अल्लाह की रहमत है। वैसे दानिश्वरों में तो खूबी होती है, तो ये दानिश्वरों के तबके में मेरा मानना है कि एक आला तबका है जो शायरों का तबका है। ये आला तबका है, बहुत बड़े दानिश्वर लोग होते हैं, इससे इनकार नहीं है, और हर मौजू पे ऐसी बातें करते हैं, यूँ कह लीजिए कि समुंदर को कूजे में कैद करना, बस वही बात आती है। एक शेर में इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं कि कहिए। क्योंकि अल्लामा इकबाल भी जो थे, अल्लामा इकबाल के बारे में भी मतलब ऐसा कहा गया है कि उनसे मिलने के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है रहमतुल्लाह अलैह आते थे, उन्होंने देखा, मतलब कई किस्से उनके बारे में। तो ये सब क्या ये सही है क्या वाकई? ये तो हम नहीं बता सकते कि ये सही है कि वो ख्वाब में आए कि नहीं आए, क्या है, ये तो उनका मामला है। वैसे जो रवायत आप सुन रहे हैं ये मैंने है, कहीं मुस्तनद हमने देखा भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं है इसको कि ऐसा कोई मामला है। लेकिन इसमें दूरा नहीं कि अल्लामा इकबाल की जो शायरी थी वो उनके 5 अदवार हैं। उन्होंने जो है बच्चों पे भी कलाम कहा, उन्होंने वतन पे भी बहुत अच्छा कलाम कहा। उनका सबसे मशहूर कलाम जो है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो इस तरह की भी शायरी हुई। फिर बच्चों पे जो वो मच्छर और ये मकड़ा और वगैरह है नज़्में उनकी, समझ गए। तो वो इस सब पर भी कलाम कहा उन्होंने। लेकिन ये जो दौर था ये इन पर मजहबी रुझान वाला, ये एक अलग दौर था, इससे वो सबसे ज़्यादा मकबूल हुए, सबसे ज़्यादा जाने गए और आज तक ये इनको ज़िंदा रखे हुए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपसे हम लोगों को बहुत सारी चीज़ सीखने के लिए मिली। हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी और जब ये पब्लिक डोमेन में जाएगा
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नई जनरेशन है उसका भी रुझान होगा उर्दू ज़बान हिंदी ज़बान की तरफ। नहीं, नई रुझान को तो वाकई इसको रुझान होना चाहिए, नई जनरेशन को रुझान होना चाहिए, इस पर उन लोगों को सोचना चाहिए थोड़ा सा। उनके पास मैंने दौर के लिहाज से ये कहा जाए कि वक्त की कमी हो है, हम मानते हैं, तस्लीम करते हैं, लेकिन मोबाइल और ये वो जो चल रहा है ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके बाद मेरा मानना है कि अभी नहीं तो 10 साल के बाद लड़कों का रुझान और बढ़ेगा और उर्दू अदब हमेशा आगे ही बढ़ता रहेगा। उर्दू अदब के लिए थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है। और जैसे कि छोटे आपने कहा कि स्कूल वगैरह में, तो स्कूल वगैरह में टीचर होने चाहिए, इसका किताब पढ़ानी चाहिए। और मदरसे से तो अभी भी सिलसिला चल रहा है, मदरसे में के लिए तो नहीं कुछ कह सकता हूँ मैं। जहाँ तक सवाल है कि स्कूल का, तो स्कूल में और समाजी सतह पर जो है इसमें काम करने की ज़रूरत है। और आपसे भी गुजारिश है कि आप लोग युवा हैं, आप लोग कोशिश कीजिए कि नौजवान जिस काम के लिए आगे बढ़ता है वो उसमें और कामयाबी मिलती है। तो इस पर आपने काम किया कर रहे हैं आप अपने बैनर तले। अल्फाज़ हुनर बहुत अच्छा इदारा आपने बनाया है, हम पूरी तौर पर इसकी सराहना करते हैं। इस तरह से तमाम लोगों को आप बारी बारी से आप अपने यहाँ मदद कीजिए और पैगाम एक उर्दू के नाम से हम जाता रहे लोगों में, ताकि लोगों को जहन बनता रहे। जहन बनाने से ही बनता है। बिल्कुल। वैसे उर्दू ज़ुबान जो है मोहब्बत की ज़ुबान है, ये खुद अपने आप में एक पैगाम है। तो ये थे हसन इमाम साहब जो शहर सहसराम से ताल्लुक़ रखते हैं, शेरशाह की सरजमी से, और काफ़ी मारूफ शायर हैं। और आप लोगों ने इनको सुना। और तो अल्फाज़ हुनर का जो प्रोग्राम है अब यहाँ ख़त्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक सब्सक्राइब करें और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने की कोशिश करें। और अगर आप भी लिखने पढ़ने में, साहित्य में अगर दिलचस्पी रखते हैं तो हमारा बैनर आपके लिए खुला हुआ है। हमारे दिए गए नंबर पर आप अपनी बातें लिख करके भेज सकते हैं। ज़रूर आपको यहाँ हम सब बुलाएंगे और आपसे भी बहुत सारी बातें सीखेंगे, जानेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।